नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करेंगे, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता, जो आपको कहीं और पता नहीं चलता है। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे तीन मेहमान प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, वो हमारे साथ हैं। तो हाउस में दो बिहारी, खबर बिहार की है, देखिए, इसीलिए आज दो बाहरी और दो बिहारी और दो बाहरी। ये सर बढ़िया कहा आपने। आज प्रधानमंत्री बिहार में थे, वहाँ वो गए थे। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जो है उनका उद्घाटन किया। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बिहार में चुनाव का शंखनाद भी कर दिया और मोदी जी ने अपने चुनाव का एजेंडा भी बिल्कुल सेट कर दिया है। मोदी जी ने ये कहा, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और सामने खुद भ्रष्टाचारी, हम घुसपैठियों के खिलाफ, ये घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर उनको बचाने वाले, हम परिवारवाद के खिलाफ, इनके परिवार में भी झगड़ा, ये वो लोग हैं। तो आज हम आपसे तीन किस्म के युद्ध की बात करेंगे: धर्म युद्ध, कर्म युद्ध और परिवार युद्ध। सर, परिवार की लड़ाई जो है लालू यादव जी के परिवार में जो चल रही है, उसका आज खुलासा अजीत जी कर देंगे हमारे सामने। कौन कितना किसका जिम्मेदार है। तेज प्रताप जी ने कहा कि 5 परिवार ये मेरा राजनीतिक करियर तबाह करने के जिम्मेदार हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया और कहा मैं खुलासा करूंगा। खुलासा तो अभी तक उन्होंने किया नहीं। लेकिन एक तस्वीर आ गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी खानका रहमानी एक जगह है मुंगेर में, वहां वो गए, एक धार्मिक संस्था है, वहां उनका जाना हुआ। और ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी मिले 2025 वाली नीचे वाली तस्वीर, ठीक आज से 40 साल पहले 1985 में उनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसी जगह गए थे। और आप देख रहे होंगे तस्वीर, आपको लगेगा कि एक ही फोटोग्राफर ने खींची है। नहीं, फोटोग्राफर की भी पीढ़ी बदल गई है, लेकिन खींची उसी तरीके से गई है। आज राहुल जी की तस्वीर उसी एंगल से, उसी जगह बैठाकर, पीछे वैसा ही फर्नीचर लगाकर जैसा राजीव गांधी जी की तस्वीर उस वक्त 1985 में आई। तो आप कहेंगे चमत्कार कैसे? सर, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आज हमको पता चली, हमारे संवाददाता बता रहे थे। ये हुआ ये, एक तो यहां जाना इनका तय नहीं था इनकी वोट अधिकार यात्रा में। तो खानका वालों ने बताया कि कल शाम को ही हमको फ़ोन आया कि यहाँ आना चाह रहे हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। तो यहाँ आज का प्रोग्राम हो गया, अब वो अंदर चले गए। ये जो खानका वाले लोग हैं, इनकी ये इच्छा थी कि चूंकि यहाँ पर राजीव गांधी जी भी आए हुए हैं और हमारे पास उनकी तस्वीर है, हम चाहते हैं राहुल जी वहीं बैठे और वैसी एक फ़ोटो निकाली जाए। लेकिन जो खानका का फोटोग्राफर था वो बाहर रह गया। अब राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी बड़ा टाइट होती है, तो कैमरा वैमरा चेक होगा, सब होगा। इतने में तो सब उन्होंने कहा कार्यक्रम अंदर खत्म हो जाएगा। तो बोले नहीं, हमको फोटो तो चाहिए। तो बोले, राहुल गांधी की टीम के फोटोग्राफर ने कहा, अच्छा कैसी फोटो चाहिए बताइए मुझे। तो उनको ये वाली 1985 वाली पिक्चर दिखाई गई। बोले ऐसी बिल्कुल पिक्चर हमारे लिए खींच दीजिए। फिर राहुल गांधी की टीम के फोटोग्राफर ने उसी एंगल पे खड़े होकर या बैठकर जैसे भी सेम वैसी फोटो निकाली। अब इसके पीछे की कहानी आप बताएंगे मुझे। अभी आपको याद है 3 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि राहुल गांधी को गया में ही एक हनुमान मंदिर से यात्रा की अपने दिन की शुरुआत करनी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। तो पता लगा लोग बड़े नाराज़ हो गए, नारेबाजी वगैरह भी हो गई। वहाँ पूजा की थाली, रोली, नारियल सब रखा रह गया था। तो लोग, आज बीजेपी कह रही है कि ये मौलानाओं के चक्कर काट के अब सत्ता नहीं मिलती है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है राहुल गांधी मौलानाओं के चक्कर इसीलिए काट रहे हैं और फोटो भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिताजी की भी याद दिलाएं? नहीं, पिताजी की याद दिलाकर वो मतलब बताना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदला है। पीढ़ी बदल गई लेकिन कांग्रेस की सोच नहीं बदली। और अगर वही दिखाना चाहते थे जो उनके पिता ने किया, तो इस पर भी विचार करते कि उसका नतीजा क्या हुआ। वो दिन मतलब 84 के बाद कांग्रेस पार्टी को आज तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। ये उस राजनीति का हश्र हुआ। राजीव जी को मिला था आखिरी बार, हाँ वही 84 में मिला था, इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति की लहर में। उसके बाद राजीव गांधी दूसरा चुनाव लड़े, सीटें आधी हो गई। फिर तीसरी बार जो है 242 या 246 सीट आई 91 में। फिर राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति में जो सेकेंड थर्ड फेज का चुनाव हुआ, उसके कारण तब भी बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद से तो कभी लगातार 3 चुनाव से तो 100 सीट पे नहीं पहुंच रहे। तो इसलिए जो है, जो राहुल गांधी जिस राजनीति पर चल रहे हैं, उनको लगता होगा, अब उनको अगर याद आता तो उनको याद करना चाहिए था अपने ही एक मंत्री और एक वरिष्ठ नेता की जो रिपोर्ट थी 2014 के चुनाव के बाद, ए के एंटनी,
कि कांग्रेस की छवि मुस्लिमवादी पार्टी की हो गई है या मुस्लिम पक्ष वाली पार्टी की हो गई है। इसको बदलना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं बदला है। रिपोर्ट आती है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, कोई उस पर अमल करने की कोशिश। आज भी कांग्रेस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मुस्लिम वोट है, आप कह रहे हैं? ये सब और क्या दिखाता है? वरना भाई आप बताइए, आप यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर है, तो उसमें जाने में क्या हर्ज है? मैं बताता हूँ। ऐसे एक्चुअली देखिए, क्योंकि मैंने पता किया वहां पर, तो ये बताया जा रहा है कि राहुल, वो हनुमान मंदिर एक स्टॉप था यात्रा का, लेकिन मंदिर के अंदर जाना है ऐसा कार्यक्रम शायद नहीं था। तो अब ये उनका ये इसमें डिफेंस है। कह रहे हैं क्यों नहीं था? अगर मस्जिद में जाने का, खानकाह में जाने का था, तो मंदिर में जाने का क्यों नहीं था? ऐसा तो नहीं है कि बिहार जो है जम्मू कश्मीर है, जहां 90-95% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की हो। आज भी जितने मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, उसके बावजूद बहुमत तो हिंदुओं का ही है। या तो आप, दो चीज़ें हैं, या तो आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, तो ये तो आप कह नहीं सकते, ना आपका ये इरादा होगा, या आप मानते हैं कि कुछ है हिंदू बेवकूफ़, इसके बावजूद हमको जो है। सर, टू बी फेयर, देखिए राहुल गांधी ने अभी, मैं पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से जो उनका रूपांतरण हुआ, एक चीज और कह दें, ऐसा है कि बिहार में जो राजनीतिक गठबंधन, 2 गठबंधन है, उसमें मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवा महागठबंधन को वोट देने के। तो ये डर भी नहीं है कि ये वोट हमारा खिसक सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। आपने चूंकि अभी मुसलमानों वाली बात की कि मुसलमान का वोट कहां जाएगा, इनको नहीं जाएगा, तो इसी जगह पर जहां वो आज गए खानकाह में, जब वो अंदर थे तो बाहर असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर लिए लोग आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करो। हम क्या दरी बिछाते रहेंगे? तुमको उप मुख्यमंत्री बनाना होता है तो किसी और के कंधे पे हाथ रख देते हो, मुसलमान को क्यों नहीं बोलते हो कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ओवैसी समर्थक विरोध कर रहे थे इसी खानकाह के बाहर। ये लड़ाई है मुस्लिम वोट की बिहार में, आप ज्यादा बताइए। केवल सीमांचल, हाँ वो है, ये अभी तो प्रदीप जी ने एक बड़ी तस्वीर बताई ओवरऑल देश की राजनीति के बारे में। ये वहाँ से सिर्फ बिहार को मैसेज नहीं देना है, एक तो बिहार का मैसेज है ही। आप बिहार में घूम रही है, बहुत पुराना जो ठिकाना है मुसलमानों का, ये जो खानकाह रहमानी है, और ये अभी फैजल रहमानी साहब से मिले, इनके पूर्वज लोग यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, बहुत पुरानी जगह है ये। तो इस जगह पर जा करके एक तस्वीर खिंचवाने और वहाँ बैठ करके तेजस्वी यादव के साथ एक राजनीतिक मैसेज जो है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आप घूम रहे हैं तो ओवरऑल एक देश भर में आपको मैसेज देना है, जिसके लिए आप घूम रहे हैं। बिहार में मैसेज इस लिहाज से है कि ओवैसी वाली जो बात आपने कही, सीमांचल के कई इलाकों में, किशनगंज और अररिया खासतौर से, इन 2 जिलों में पिछली बार जहां 5 सीटें ओवैसी को मिल गई थीं, और इस बार भी एकदम आमने सामने के चुनाव में भी सौरभ जी किशनगंज सीट पर, जहां से कांग्रेस का एमपी जीता है, वहां इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी के, वो लड़े थे अख्तरुल इमाम को, और उनको कोई 4 लाख के करीब वोट आया, 3,90,94,000। तो ये मामूली वोट नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में इतना पोलराइज्ड था, तब भी 3,94,000, 4 लाख वोट आया। तो ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वहां कोई रिस्क नहीं है मुसलमानों को, चूंकि 1, 2, 3 जो कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम ही होंगे, तो ओवैसी का उम्मीदवार वहां जीत सकता है। ये एक समस्या इन लोगों के साथ है जो महागठबंधन की पार्टियां हैं। तो ये उनके लिए भी वहां लोकल लेवल पर एक मैसेज देना था। ये बिहार के लोकल मुसलमानों के लिए मैसेज है, और राष्ट्रीय स्तर का भी एक मैसेज है, ये हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और ये दिल्ली, ये जो इमारत शरिया एक बॉडी ये अलग है, वो पटना के पास है, वो पटना शहर में, पटना जिले में है वो। तो वहां भी ये लोग जाएंगे, जहां नीतीश कुमार कल गए थे और उन्होंने वो टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, वो नीतीश कुमार ने। तो नीतीश टोपी नहीं पहन रहे हैं, ये खानकाह जा रहे हैं। तो ये एकदम पोलराइज्ड होने का जो एक इलेक्शन का दोनों तरफ से मैसेजिंग हो रही है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है। नीतीश कुमार की आपने अनेकों तस्वीरें देखी होंगी जहां वो उस तरह की टोपी पहन करके बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री निवास एक अने मार्ग में वो मैसेज दे, वो इफ्तार करते रहे। लेकिन उन्होंने वो टोपी नहीं पहनी, वो खानकाह की, जो फिर अपने जमा खान जो उनके मंत्री हैं, जिनको वो बसपा से ले आकर के मंत्री बनाए, उनको वो टोपी पहना दी। तो उस तरफ है कि हम टोपी नहीं पहनेंगे, हमारी पॉलिटिक्स दूसरी है, बिल्कुल दूसरी है। एक तरफ ये पॉलिटिक्स है जिससे एक लेवल पर मैसेज आप राष्ट्रीय स्तर पर भी दे रहे हैं, और दूसरे जो ओवैसी के साथ जो युवाओं में एक मैसेज है, एक उन्माद है कि ओवैसी के साथ जाने का, उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब तो जैसे राहुल गांधी की एक बात और हम कह दें, मतलब फिर आप प्लीज। जैसे यात्रा शुरू हुई तो अब रास्ते में बहुत सारे मंदिर आएंगे, जरूरी नहीं कि आप सब मंदिर में जाइए, बिल्कुल। बहुत सारी मस्जिदें भी आएंगी, बहुत सारे मदरसे भी आएंगे, जरूरी नहीं कि हर मदरसे में आप जाएं, क्योंकि ये खानकाह रहमानी बड़ी पुराना ठिकाना है, इसलिए वहां गए।
जैसे हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर है औरंगाबाद में, सूर्य मंदिर है देव में, वो एकमात्र सूर्य मंदिर बताया जाता है, और हो सकता है कोणार्क में भी है सूर्य मंदिर, लेकिन उसकी बड़ी प्रधानता है। और बताते हैं कि छठ की पूजा जो है उसी देव के सूर्य मंदिर से शुरू हुई थी। वहां गए राहुल गांधी, गए थे? हाँ, वहां गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी गए उस मंदिर में। उन्होंने काफी देर पूजा की, अंदर गर्भगृह में जाकर के सूर्य की पूजा की, निकल के उन्होंने परिक्रमा की, तिलक लगा ये तो करके बात निकले साहब, दोनों लोग। तो अब भी आरोप रहेगा क्या राहुल गांधी पे कि मुसलमान वोट जो है चाहिए उनको प्रायोरिटी? नहीं, मुसलमान वोट तो चाहिए, तो आरोप नहीं है, तो उनके लिए गहना होगा, आभूषण है ये, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जिस संस्था की बात आप कह रहे हैं ना, खानका, ये सिर्फ कोई एक सामान्य सामाजिक संगठन नहीं है, बल्कि जैसे मुस्लिम युवाओं के लिए बहुत सारे इनके कार्यक्रम चलते हैं। रहमानी 30 करके इन लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें एक यूथ में है इसका करंट। और ये एक मैसेज तो है ही, मतलब राहुल गांधी या तेजस्वी के लिए भी, कि कुछ ऐसा ना हो कि उधर वो ऐसी खींच लें, प्रशांत किशोर कुछ सीटों पे कुछ डिस्टर्ब कर दें, तो वो एक उनकी चिंता तो ये फोटो क्या फतवा जैसा है क्या मुसलमानों के लिए? रहता ही है ना उनके लिए, बिल्कुल, कि भाई हम कहाँ जुड़े हुए हैं। और वो एक मैसेजिंग सा रहता है कि भाई मैसेज कहाँ आप दे रहे हैं, खासतौर पे यूथ के लिहाज से बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि प्रशांत किशोर के लोग ये बार बार इस बात को कहते हैं कि उनकी पूरी ये कोशिश है कि किसी प्रकार से उस तबके में भी एक मैसेज दें कि हम बीजेपी को रोक सकते हैं। जैसे बीजेपी पे वो इतना अटैक करते हैं, उसके पीछे वजह ही यही है कि उस कम्युनिटी को मैसेज दे सकें। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे फिर? नहीं, हम कह रहे हैं कि मुसलमान को कभी कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन रोक सकता है बीजेपी को। इसके मामले में कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर स्टेट तक और राष्ट्रीय स्तर तक बिल्कुल तस्वीर उनके सामने साफ रहती है। और आप केवल जो है सीमांचल की बात नहीं, देश में हर उस इलाके में मुस्लिम वोट के खिसकने का डर कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को होगा जहां बीजेपी नहीं है, क्योंकि फिर लड़ाई सेकुलर पार्टीज के बीच में होती है। सीमांचल में पिछले चुनाव में भी जो वैसी की पार्टी सीटें जीती, वो इसलिए कि वहां कैंडिडेट सब जेडीयू के थे, वहां बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था जी। तो इसलिए जो है जहां इस तरह की लड़ाई होगी, अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो ये डर हमेशा कांग्रेस को रहेगा और सपा को भी रहेगा कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है। सपा बसपा थे तब भी ये डर रहता था। अब बसपा एक तरह से पिक्चर से उस तरह से मेन स्ट्रीम से आप कहिए बाहर हो गई है, वो अपना जो 12-13% का जाटो वोट है वहां तक सीमित हो गई। तो वो जो ओवैसी समर्थक आए थे प्रदर्शन करने, वो यही कह रहे थे सर कि वोट बटेगा मुसलमानों का, आप साथ में जोड़ो ओवैसी को। हाँ, अगर वो सीमांचल के बारे में कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां तो बटेगा ही। लेकिन प्रशांत किशोर को मुसलमान वोट देगा, मुसलमान की सहानुभूति हो सकती है। आप देखिए ओवैसी की मीटिंग्स देखिए, आप उसमें भीड़ देखिए, युवाओं का जोश देखिए, बिल्कुल, फिर भी वोट नहीं मिलता, क्योंकि उनको मालूम है कि ओवैसी बीजेपी को नहीं रोक सकते। ये तो बात हुई चलिए मुस्लिम वोट की और मुस्लिम वोट के लिए हो रही कवायद की। एक तस्वीर आपको मैं और दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम ईमानदार, दो ईमानदार, वो दिख रहा है आपको, वो जो नीतीश कुमार को साथ लेकर के आज जो पुल बना है ये औटा सिमरिया, बेगूसराय गंगा नदी के ऊपर, हाँ औटा सिमरिया वाला, उस पुल पर नीतीश कुमार को साथ लेकर, इससे बड़ा आप एंडोर्समेंट क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक साथ नए नए बने पुल पर चल रहे हैं। वो देखिए सर, एक तस्वीर और है, गमछा हाथ में लेके प्रधानमंत्री ने जो लहराया है आज, क्योंकि नीचे लोग, लेकिन ये दोनों समर्थक थे और कई चीजों को सिंबलाइज करते हैं। एक, दोनों परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, दोनों का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, दोनों विकास की राजनीति करते हैं। अब आप उसमें कमी ढूंढ सकते हैं, वो किसी में भी ढूंढ सकते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकास के विरोधी हों या विकास के रास्ते का रोड़ा बनते हों, ऐसी छवि दोनों में से किसी की नहीं है। सामाजिक न्याय की बात दोनों करते हैं, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, एक लंबे समय से चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर भी रहा और प्रधानमंत्री भी है। मोदी जी को ओबीसी मानते हैं राहुल गांधी? वो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि जो वोट देते हैं ओबीसी वो तो मानते हैं, ठीक, बात उनकी है। जिसको वोट देना है वो क्या मानता है, वो क्या लालू प्रसाद यादव के या तेजस्वी यादव को ईमानदार मानता है? वो वोट देता है क्योंकि वो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो उनको लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसलिए देता है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके, सजा याफ्ता है, अभी बेल पर रिहा है, इसके बावजूद जो है उनका वोटर उनसे अलग नहीं होता है, क्योंकि उनका वोटर नहीं मानता कि वो जो है घोटालेबाज हैं या
उन्होंने भ्रष्टाचार, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता। आज प्रधानमंत्री ने ये जो अभी बिल पेश हुआ है लोकसभा में, हम उसको सरलता के लिए पीएमसीएम बिल कह रहे हैं आजकल लोग। जेल और लगा दे आगे, पीएमसीएम जेल बिल। यही है वो कि भाई 30 दिन हिरासत में रहे तो अपने आप गद्दी चल जाएगी। तो पीएमसीएम बिल का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि मैं तो खुद को भी इसमें डाल रहा हूं, प्रधानमंत्री का पद भी इसमें कानून में मैं शामिल कर रहा हूं, और इतना हंगामा ये लोग उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि वो किसको बचाना चाहते हैं और क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि बेईमान है। तो उन्होंने वो मेरी कमीज सफेद, सामने वाले की दागदार, मैं ईमानदार वो बेईमान, वो एक कॉन्ट्रास्ट भी आज खींचा है। लेकिन क्या बिहार में ये इस कॉन्ट्रास्ट में टीवी देखने वाले लोग हैं? नहीं, कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है सौरभ जी। जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है ना, उस पॉलिटिक्स में लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उसका नेता जेल गया, सजा याफ्ता हो गया, 2 साल जेल रहे, नहीं फर्क पड़ता बिहार को, किसी को नहीं फर्क। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, देश में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जगन मोहन रेड्डी 2 साल जेल में रह के आने के बाद 175 में से 152 सीट जीत करके सरकार बनाई कि नहीं उन्होंने? तो थोड़े चला आंध्र प्रदेश में आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में जेल से रह के आप आए और इसकी वजह से लोग हरा दे। जयललिता कितनी बार जीती, इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंसने के बाद 2 बार वो मुख्यमंत्री रहते जेल गई। एक बार पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार पलानीसामी को बनाया। मैं हैरान हूं थोड़ा, आप कह रहे हैं बिहार में किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लालू यादव 3 बार जेल जा चुके हैं? कि वो आइडेंटिटी, वो तो सजा याफ्ता हो गए। उनको चारा घोटाले में से 4 मामले हैं, जिसमें 2 में या 3 में उनको सजा हो चुकी, एक और मामले में सजा होनी वाली। उसके बाद जमीन के बदले नौकरी का अलग मामला चल रहा है, उसमें भी वो अब बहुत ट्रायल फेज में आ गया है। वो अब उसमें भी सजा हो सकती है थोड़े दिन के बाद, अगर ट्रायल हो। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रहा है, उसमें पूरा परिवार है। लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, हेमा यादव हैं, मिसा यादव हैं, सब लोग हैं उसमें, भोला यादव हैं, तमाम लोग हैं, उसमें भी सजा हो जाएगी। इसके बावजूद जो वोट का कम्बिनेशन है उनका मुस्लिम यादव का, वो नहीं टूटेगा। वो वोट उनको जाएगा। वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की ये खासियत है कि वो जाएगा वोट, उसमें वो नहीं दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, ये एक पॉलिटिकल नरेशन बनाने की बात है, वो कि ये एक मैसेज देने की बात है कि हम ये जो कानून ले आ रहे हैं, इस पर हम लोग भी, ये कल से, जब से परसों से ये बिल पेश हुआ, तब से बिहार में इस बात की चर्चा है कि मान लीजिए तेजस्वी यादव बन भी गए, तो बनते ही अगर इस केस में सजा हो जाती है उनको, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हो गए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपको सजा सुना दी, ये लैंड फॉर जॉब वाले में नाम है लैंड फॉर उनका। जॉब वाले में, हाँ, तो अगर उसमें सजा सुना दी, अब आरजेडी के लोग सफाई अभी से डिफेंसिव हो गए कि भाई वो तो उस समय उनको मूछें भी नहीं आई थी, नाबालिग थे, ये तब का मामला है, और वो लालू यादव ने किया तो बेटा कैसे फंस जाए। भाई बेटा जब बालिग हो गया, समझदार हो गया, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगा, तो उसने क्यों नहीं डिसोन किया कि हमारी संपत्ति नहीं है? ये बात तो नीतीश कुमार कह चुके हैं। अब जब आखिरी बार जब गए थे पिछली बार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में, तब उन्होंने यही कहा था कि इनके पिताजी पे आरोप होगा, इन पे थोड़ी है, इन पर नहीं है आरोप। तो साथ में लिया उन्होंने। लेकिन अब वो तो कोर्ट इस मामले पर नहीं, इस बात से नहीं चलेगा ना। कोर्ट तो तथ्यों से, सबूत से, कानून से चलेगा। अगर कानून में यह है कि उस पैसे से संपत्ति जो खरीदी गई उसको आज आप अपनी संपत्ति मान रहे हैं, तो आपके ऊपर तो चलेगा। आप कह रहे हैं इस कानून के आते ही आरजेडी डिफेंसिव हो गई है? डिफेंसिव हो गई है इस मामले में कि मान लीजिए तेजस्वी अगर अभी जीत भी जाते हैं किसी तरह से, मान लीजिए जीत गए अभी 25 का चुनाव, मुख्यमंत्री बन गए और ये फैसला आ गया, अरेस्ट होकर जेल चले गए, तब तो चलेगा, 30 दिन के लिए कुर्सी चली गई। नहीं, लेकिन ये बात कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि इसका कोई असर नहीं होता। उनका जो कमिटेड वोट बैंक है, मतलब जाति और मुस्लिम वोट, यादव मुस्लिम कह लें सीधे सीधे, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये मोदी और नीतीश कुमार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि दूसरा कोई वोट बैंक न जाने पाए। ये वोट बैंक ऐसा है जो उनको राजनीतिक रूप से हमेशा रिलेवेंट बनाए रखेगा, रेस में रखेगा, लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। इस वोट बैंक के रहते हुए आप याद कीजिए 2010 में 23 सीट पर आ गई थी आरजेडी। तो ये जो है सत्ता की गारंटी नहीं है। ठीक है। अभी तक सिर्फ एक बार आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला है, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसके अलावा कभी नहीं, राबड़ी देवी से 1995 में मिला है एक बार। राबड़ी देवी तो बहुमत नहीं ले आई। नहीं, 1995 में भी लेफ्ट पार्टीज के सपोर्ट से सरकार बनी थी। 1995 में एक ही ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो मतलब 324 की विधानसभा में 165 सीट जीते थे। 95 में एक बार बहुमत मिला था। और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी 2000 में बहुमत नहीं मिला, आपको याद होगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। और उसके बाद तब फिर थोड़े दिन। आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव के वोटर को भले ना फर्क पड़ता हो करप्शन के चार्जेस से, लेकिन दूसरे वोटर को पड़ता है, इसलिए वो उधर नहीं जाएगा। नहीं है कि किसी को नहीं पड़ता। ओके। आज लालू यादव ने बड़ी मजेदार बात की थी रात,
वो ऐसी बात है एक्चुअली जिसकी चर्चा होती है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि आज गया जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने। ये उन्होंने कहा क्या ये तो निगल जाएंगे नीतीश कुमार को। तो ये आरजेडी की पूरी स्ट्रेटजी इस चुनाव में यही है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें ये मैसेज दें कि बीजेपी हड़प लेगी, और अगर आपको मतलब अपने आप को वजूद बचाना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बार बार उनके हेल्थ पे अगर वो अटैक होता है तो मकसद ये है कि उनके वोटर के अंदर असुरक्षा पैदा कर दें और वो हमारे पास आ जाएं, और ये एक बड़ी लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री को क्या इसीलिए साथ में टहलाना पड़ा ब्रिज पे उनको? इसमें कोई दो राय नहीं सर। और जो समानता की बात हो रही थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा विरोध है जो कि सबसे ज़्यादा चटक है, वो ये कि एक को मुस्लिम वोट की चिंता नहीं होती या दूसरा को मुस्लिम वोट की इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि गठबंधन तक तोड़े नीतीश कुमार। तो वो एक बड़ा फर्क है। लेकिन ये सत्य है कि अगर बीजेपी को इस चुनाव में जीतना है तो नीतीश कुमार की छवि को लेकर आपको वैसे ही चमकते हुए दिखाना होगा। ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी नेताओं का इतना बड़ा दिल हो गया है कि बार बार आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, वो मजबूरी है, जरूरत है, मजबूरी है एकदम, उसके बिना कुछ नहीं। उसके बिना बिहार की नाव पार नहीं लगेगी, और उसका कारण अपनी कमी है बीजेपी की। बीजेपी ने अपना लीडरशिप, सुशील मोदी के बाद से कोई ऐसा नेता बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया जिसकी पूरे बिहार में अपील हो। आपने एक प्रयोग करते रहे, जब आप सुशील मोदी को किनारे किए और आपको सरकार बनाने की नौबत आई तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बीजेपी इस फिराक में कि खुद ही रिटायर हो जाए नहीं इस चुनाव के बाद। आप प्रयोग करते रहे, आपने नया नेता नहीं प्रोजेक्ट किया, अपना किए रहते तो आज आपको उसकी जरूरत नहीं होती। और सब ऐसे हैं कि अपने जिले का भी नेता, अपने जिले के नेता भी नहीं। सर ये तस्वीर मजबूरी थी जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार साथ दिखाई दिए? ये प्रोजेक्शन जरूरी है, ये प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए मजबूरी भी है, स्ट्रेटजी भी है। जब गठबंधन में हैं तो आप ये मैसेज नहीं दे सकते कि हम गठबंधन में तो हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो एकता है तो पूरी एकता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और ये ऑप्टिक्स का बड़ा महत्व होता है राजनीति में, उससे मैसेजिंग में आपको आसानी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये देखकर लोगों का मन बदल जाएगा, लेकिन ये देखकर जिनके मन में आशंका होगी, संदेह होगा, उनका संदेह कुछ कम हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों खेमों में किसके पास क्या क्या एसेट है। जैसे मोदी के पास क्या एसेट है जो उन्होंने आज खुद बताया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। नीतीश कुमार भी वैसे ही ईमानदार हैं। दूसरी बात उन्होंने कही हम घुसपैठियों को वोटर नहीं बनने देंगे, घुसपैठियों को आपका हक नहीं लेने देंगे, और उनके लिए घुसपैठिया वोट बैंक है। और तीसरा प्लस पॉइंट इधर एनडीए में जो आप लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक एसेट के तौर पर नीतीश कुमार है उनके लिए। दूसरी ओर राहुल गांधी, अभी एक मुस्लिम वोट की बात हमने की, या MY मुस्लिम वोट, यादव वोट चलिए है उनके पास। दूसरा क्या है? वोट चोरी। राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा में नारे लगवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी, ये नारे लग रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट। मैं आपको दिखा रहा था प्रोग्राम से पहले, इसमें नहीं चला रहा हूं। आपने वो ऑप्टिक्स की बात हो रही है, तो वो ऑप्टिक्स सर उसका कोई असर नहीं है? नहीं, ऐसा है देखिए कि बोलने वाले की क्रेडिबिलिटी पर होता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार के मन में एक कांटा अभी तक चुभा हुआ है बोफोर्स का। जब यही नारे राजीव गांधी के खिलाफ लगे थे, पूरे देश में लगे थे, चोर कहा जाता था। हाँ, गली गली में शोर है, वो आगे वो नारा लगता था। तो उनको हर ऐसा मौका आता है तो लगता है कि अब रिडेम्पशन का समय आ गया है, हम उसका बदला ले सकते हैं। वो एक मौका उनको दिखा था राफेल के समय कि ये बोफोर्स का जवाब है। अगर आप याद कीजिए तो इसी तरह के नारे उस समय भी लगवाए जाते थे। और उस समय का किस्सा एक मैंने बताया था पहले, हाँ, कमलनाथ का। कमलनाथ से शिकायत की राहुल गांधी ने कि हमारे नेता जो है मंच पर जो है वो नारा नहीं लगाते जब मैं नारा लगाता हूँ। कमलनाथ ने कहा अगली मीटिंग में लगाऊंगा, अगली मीटिंग में भी नहीं लगाया। पूछा आप क्या हुआ, तो बोले कि मैंने देखा आगे की लाइन में 3-4 लाइनें जो हैं, जो हमारे पार्टी के वर्कर थे वो नारा लगा रहे थे, पब्लिक में कोई नहीं लगा रहा था। तो इसका मतलब पब्लिक में इसका असर नहीं है। अच्छा, तो ये कोशिश, मतलब इस तरह के मुद्दे की कोशिश राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर चुके हैं, पूरी ताकत लगा के कर चुके हैं। सर, पैसे की चोरी का आरोप लगाना और वोट चोरी का आरोप लगाना दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग बातें हैं। पैसे की चोरी में लोगों के मन में एक बार संदेह पैदा हो जाता है कि शायद हो, शायद नहीं हो। ये जो बात कह रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। रक्षा सौदों में दलाली ली जाती है, ये बड़ी आम बात है दुनिया भर में। तो वो ऐसा मुद्दा है जिसमें संदेह
का पुष्ट होना ज्यादा आसान होता है। ये मुद्दा ऐसा है जिसको लोगों तक पहुंचाना कि कैसे वोट चोरी की, मतलब जिसकी 303 सीटें थी लोकसभा में बिना वोट चोरी के, उसने वोट चोरी की और 240 हो गई। ये है सबूत वोट चोरी का। कह तो यही रहे। और आपकी सीटें जो 53 थी वो 99 हो गई जब मोदी ने वोट चोरी की। तो ये बात जुड़ती नहीं है। ठीक है, आपके पास बनाने के लिए मुद्दा। दूसरा, जितने आप उदाहरण लेके आ रहे हैं, ये अजीब बात है, किस तरह की पार्टी है। अरे भाई, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या काट दिया गया। तो ऐसे जेन्युइन केस लाइए जब आपका सबसे बड़ा नेता प्रेजेंट कर रहा है उनको। रोज उसका फैक्ट चेक अपने आप हो जाता है। रोज हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं डेटा, 12 पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्शन कमीशन ने दिया ये सुप्रीम कोर्ट को डेटा, 12 पार्टियां 1,68,000 बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के, और सारी पार्टियां मिलाकर के 2 ऑब्जेक्शन आए इलेक्शन कमीशन के पास। तो सुप्रीम कोर्ट एमएल से आए। हाँ, वो भी सीपीआई एमएल के हैं। ये जो क्रक्स है ना, ये मूल है। इसी के चलते ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वोटर को तो पता है ना कि हम किसको वोट देते हैं, किसको वोट दे रहे हैं। वो मुद्दा तब हो सकता था जब वाकई में ऐसा हो और तब वोटर के अंदर रिएक्शन होता। दूसरा, बिहार के संदर्भ में आप देखें, जैसे बिहार में सिवान का उदाहरण उठा के देखिए कि आरजेडी के दौर में जब वोटर वहाँ वोट देने के लिए जाते थे, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन का जलवा, हिम्मत नहीं होती थी कोई वोट देने चला जाए। इसमें एक ऐसा हुआ था कि आरएसएस के एक सिवान के व्यक्ति, नामचीन एडवोकेट थे, सिर्फ अपना वोट देने गए और वहाँ से जब निकले तो मार पिटाई उनके साथ इतनी ज्यादा, वहीं बुथ के सामने, पुलिस के सामने, अपना वोट डालने के लिए। तो वो लोगों ने तो देखा है और अभी का वोटिंग पैटर्न वो देख रहे हैं, तो रिएक्शन ही नहीं है। तो ये बस ये कहने की चीज हो जाएगी आपके लिए कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसका ग्राउंड पे अभी तक कोई रिएक्शन, ग्राउंड पे एक थोड़ा रिएक्शन वो जरूर हो सकता है जब आरजेडी अपोजिशन ये खूब समझाने में सफल रहे कि आपका नाम कट गया है और इससे आपकी संपत्ति छीन जाएगी, आपका घर छीन जाएगा, उस तरह का डर, राशन कट जाएगा, पेंशन कट जाएगी। हाँ, ये इसी तरफ ले जाने की बात थी। हम लोग इसी तरफ पूरा नैरेटिव ले जाना था। ये कहा जा रहा है कि आपको संदिग्ध नागरिक बना दिया जाएगा तो आपका वोट नहीं जाएगा, आपको सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं चलती हैं उसमें से आपका नाम कट जाएगा। लेकिन ये भी ज्यादा अपील इसलिए नहीं करेगा सौरभ जी, क्योंकि 7 करोड़ 24 लाख आदमी का तो नाम वोटर लिस्ट में है। तो वो कहेगा कि कहाँ चोरी हो गया वोट, हमारा तो है। वो कैसे आप कनेक्ट करिएगा। दूसरा, जो 65 लाख नाम कटे हैं उसमें से 2 बीएलएस की तरफ से 2 आए हैं, लेकिन ऐसे 50,000 के करीब वो आपत्तियां आई हैं। आम लोगों ने की है और वो अपना ठीक करा रहे हैं। उनको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। किसी जीवित व्यक्ति को मृत बता करके नाम काट दिया गया, या कोई व्यक्ति जो शिफ्ट नहीं किया उसको शिफ्ट बता करके नाम काट दिया गया, तो वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई इतना हल्ला आप लोग कर रहे थे कि नाम कट गए, तो फॉर्म 6 भरवाओ ना लोगों से। भरवाओ, वही आप फॉर्म 6 भरवाओ। ये 18 तारीख तक का वो था सौरभ जी की सिर्फ 45,661 लोगों के कंप्लेंट थे और वो भी रेक्टिफाई हो रहे हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप आधार से कर दीजिए। आप भी मान रहे कि बिहार में इस मुद्दे में कोई हवा नहीं है? तो बिल्कुल ही मुद्दा नहीं है, क्योंकि वोट चोरी हुआ नहीं ना भाई। आदमी सामने खड़ा है कि भाई हमारा वोट है, तो आप कैसे करेंगे वोट चोरी होगा? हम तो है, हमारा वोट है, हम डालेंगे वोट जाकर के। तो राहुल गांधी हवा बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तभी तो तूफान है, आग लग गई है बिहार में। आप वो परसों का वीडियो एक देखिए जिसमें राहुल गांधी एसआईआर की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी उनको कान में समझा रहे हैं कि बेरोजगारी की बात करिए। भाई एसआईआर का मामला जो है, आप एसआईआर के बहाने यात्रा करिए, ये ठीक बात, आपको एक बहाना मिल गया, एक मौका मिल गया, आप यात्रा करिए, लेकिन उसमें आप पलायन की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, गरीबी की बात करिए, वो चले। आप भी मतलब ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं प्रोग्राम में जो कह रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा बिहार में बन रहा है। इसमें एक मजेदार चीज सर आपको बताऊं कि राहुल गांधी के पूरे अभियान का वोट चोरी को लेके जो एक मुख्य ये था, केंद्र मंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया था। और आज महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आया कि उनकी फैमिली के लोगों के 3 जगह नाम दर्ज है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान का महाराष्ट्र वोट चोरी का मामला लेके आए। अब सर आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। अब वो धर्म युद्ध की बात कर ली, कर्म युद्ध की बात कर ली, अब परिवार युद्ध की बात। लालू फैमिली में क्या हो रहा है? बड़ा परिवार है, सभी ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स में आ गए हैं। मीसा जी ने चुनाव लड़ लिया, तेजस्वी जी ने लड़ लिया, तेज प्रताप जी ने लड़ लिया, रोहिणी ने लड़ लिया। 5 लोग, 4 लोग तो ये सीधे सीधे हो गए, माता पिता के अलावा। हाँ, तो 6 लोग हो गए। ये तेज प्रताप बागी हो गए। एक जो भी उनका पर्सनल मामला रहा उसके चक्कर से पार्टी और परिवार से बेदखल भी हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 परिवार इसके मेरे दुश्मन है, मैं इनका पर्दाफाश करूंगा। तो एक आध को तो जानते होंगे आप।
5 में से देखिए सौरभ जी, अब जानने को सब पांचों पता जानते है हैं। हम। अरे आपको शपथ नहीं दिलाई ना प्रोग्राम से पहले। यहाँ भी शपथ देते हैं, सर बताना सब पड़ता है। और ये 2 गड़बड़ हुआ, जैसे सर ने भी जो नारा बताया ना, वो गली गली में नहीं, वो आता तो ही, मुझे ठीक पता ही नहीं अगला नहीं, ये भी वही कर रहे तो हैं। कौन है बाद में बता सर तेज प्रताप के दुश्मन कौन ऐसे है? अब सबसे पहले उन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जयचंदों का हम खुलासा करेंगे, फिर एक उन्होंने कहा कि एक जयचंद भाग रहा है पटना छोड़ करके, ये भी हाँ, उन्होंने ये बोला सोशल मीडिया में लिखा। तो जयचंदों का खुलासा करेंगे, बाकी सब बहुत सारे नाम हम अभी बताएंगे, कुछ नाम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको सबसे बड़ा थ्रेट जो है, जिस व्यक्ति ने उनको बाहर कराया, जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो संजय यादव हैं। इनके सांसद आरजेडी। हाँ, आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और ये बड़े लंबे समय से तेजस्वी यादव के साथ हैं। लंबा मतलब 11-12 साल से, 13 साल से। हालांकि वो तेजस्वी यादव की खोज नहीं है, वो तेजस्वी यादव की दोस्ती नहीं थी, उनकी असली दोस्ती थी रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव से। तो रामकृपाल यादव जब छोड़ करके चले गए, आरजेडी बीजेपी में चले गए, तो अभिमन्यु यादव से ये ट्रांसफर हो गए संजय यादव तेजस्वी यादव के पास। ये 2014 की बात हम बता रहे हैं। 14 के चुनाव में तो रामकृपाल यादव बीजेपी से लड़े थे, मंत्री भी हुए थे। तो उस समय से इन लोगों की दोस्ती है, और उस समय से संजय यादव को लग रहा है कि हम तेजस्वी को तो हैंडल कर सकते हैं, तेज प्रताप को हैंडल करना मुश्किल है। ये पिछले 10 साल की बात, 11 साल की बात बता रहे हैं। तेज प्रताप को हैंडल करना किसी के बस में नहीं है, लालू यादव और राबड़ी देवी के बस में भी नहीं। एक बार हैंडल किया, इन लोगों ने जबरदस्ती तेज प्रताप की शादी कराई, उसकी मर्जी के बगैर शादी कराई इन लोगों ने दरोगा राय की पोती से, ऐश्वर्या से, जो शादी चली नहीं। तो वो हैंडल नहीं कर सकते हैं तेज प्रताप यादव को ये लोग, तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, इसके उपाय होने। तेज प्रताप पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस है क्या? एम्बिशियस भी हैं, और उनमें एक जो आप मैवरिक या फ्लैम्बॉयंट, ये सब जो कैरेक्टर होते हैं, जो लालू यादव में रहा है शुरुआती दिनों में। अब तो लालू यादव भी अपने विट और ह्यूमर लूज कर गए हैं काफी अब उम्र के साथ, लेकिन जो रहा है उस तरह का तेज प्रताप में, उस तरह का पब्लिक का कनेक्ट है तेज प्रताप में। और ये तो वो ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है। हाँ हाँ, साजिश कुछ साजिश हुई है, और आपको पता है उस साजिश में परिवार के लोग भी हैं उनके। हमने एक नाम तो ले ही दिया, संजय यादव, जिनको लेकर के वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और ये पीछे खबर थी कि संजय यादव के भाई भी एक वहां रहने लगे हैं, और बैकरूम का जो ऑफिस का काम है, बताते रह गए बस अभी। वो कर रहे हैं लोग। हम मतलब वो हम बता देंगे आपको नाम। तो मुझे नहीं, इनको बताना है। तो ये क्या है, अभी परिवार में आपको पता है ना कि चुनाव आने वाले हैं, और सबको पता है कि टिकट संजय यादव और तेजस्वी यादव बांटेंगे। अब मीसा भारती को मान लीजिए कि अपने 4 लोगों को टिकट दिलवाना है। हमको पता है कि उनके कैंडिडेट कहाँ उनके कैंडिडेट हैं, कहाँ उनके लोगों ने अप्रोच किया उनसे टिकट के लिए। मान लीजिए दानापुर की सीट खाली हो रही है, रीतलाल यादव जेल चले गए, अपने आदमी को टिकट दिलवाना है। जगदीशपुर में आरा में अपने आदमी को टिकट दिलवाना है। तो तेज प्रताप टिकट नहीं दिलवा सकते हैं, टिकट तेजस्वी संजय यादव दिलवाएंगे। तो बड़ी परिवार के लोगों ने भी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन अपने को ऐसे किया है जिससे तेज प्रताप अलग हुए। तेज प्रताप एकदम एलिनेटेड हो गए, उनको परिवार तेजस्वी के पीछे आ गया, परिवार तेजस्वी के साथ आ गया। ऐसे लोग जिनका पहले झगड़ा चल रहा था तेजस्वी यादव से, वो सब लोग भी साथ आ गए। फिर एक परिवार वो है जो आकाश यादव और ये अनुष्का यादव का जो परिवार है, जिस लड़की को लेकर के एक जयचंद में उन्होंने उनका भी नाम लिया, अभी जिनके साथ उनकी फोटो आई। बिल्कुल अनुष्का यादव के भाई की, जिनके साथ ये बड़े करीब रहे एक समय। इन्होंने उसको छात्र राष्ट्रीय जनता दल, आपने 2-3 नाम बताए सर, समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूं आपको। लेकिन तेज प्रताप कोई डैमेज कर सकते हैं क्या इन्हें? हाँ, कर सकते हैं, निश्चित रूप से डैमेज कर सकते हैं, और वो फिर एनडीए के लिए बहुत फायदे की स्थिति हो जाएगी। उन्होंने 5 पार्टियों से अलायंस किया है, जिसमें निषाद की पार्टी भी है, मल्लाह की पार्टी, तो वो नुकसान सर कर एक सकते फाइनल हैं। कमेंट लालू फैमिली और तेज प्रताप पर। देखिए, कोई भी परिवार, इतिहास गवाह है, अधर्म के रास्ते पर चलता है तो इसी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन दबा देता है। रावण का इतना बड़ा परिवार था, आखिर में कहा गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो परिवार जब आपस में लड़ने लगता है तो फिर उस लड़ाई से, मतलब उस संकट से कोई बाहरी बचा नहीं सकता है, और उसका अंत एक ही होता है, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए लैंड फॉर जॉब केस का क्या होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। लालू फैमिली का दबदबा अब खात्मे की ओर है। बिल्कुल। चलिए, ये भी बात देखने वाली होगी चुनाव में। तो आज कई बातें बिहार की हमने डिस्कस कर ली। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी, अजीत जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।